everyone, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about schedulers and we will discuss scheduling criteria. There are three different types of schedulers: long-term, medium-term, and short-term schedulers. We will discuss all these in detail. So here we go to start our topic. There are three types of schedulers in operating system. First one is long-term और job scheduler. Long-term को हम job scheduler भी बोलते हैं. इसका क्या काम है? It is responsible for creating and bringing new process into the system. Whenever a new process is created, so जब कोई नया process आपका create होता है तो उस process को create करना और न्यू प्रोसेस को सिस्टम में लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, राइट, या फिर जॉब शेड्यूलर की. व्हेनेवर अ जॉब इज रेडी फॉर टू क्रिएट एंड फॉर एग्जीक्यूशन, तो क्रिएशन और उसे न्यू प्रोसेस को ब्रिंगिंग क्रिएशन एंड ब्रिंगिंग, ये दो वर्क है किसके? जॉब शेड्यूलर के या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के. द नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर. It is responsible for selecting one of the process in the ready state for scheduling onto the running state, right? जब किसी भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना और उसे रनिंग स्टेट में लेकर आना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की या सीपीयू शेड्यूलर की, राइट. एंड द थर्ड इज मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर. मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम है? जब भी किसी प्रोसेस को रिज्यूम या सस्पेंड करना होता है तो उस टाइम पर यूज करते हैं हम मिड टर्म शेड्यूलर. Besides this, it also performs the swapping, right? तो मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है? प्रोसेस को सस्पेंड या रिज्यूम का काम करता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, प्रोसेस क्रिएशन एंड ब्रिंगिंग इनटू द सिस्टम. ये काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या वर्क है? किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना और उसे रनिंग स्टेट में लेकर आना, इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को. मिड टर्म शेड्यूलर का काम है प्रोसेस को सस्पेंड या रिज्यूम करने का, राइट. सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम. हमने अभी डिस्कस किया था कि आपका जब मिड टर्म शेड्यूलर है उसका काम स्वैपिंग भी है, राइट. तो स्वैपिंग क्या होती है? कोई भी पार्शियली अगर एग्जीक्यूटेड प्रोसेस है, या वी कैन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में है, राइट. जब आपका प्रोसेस है क्रिएट हो चुका है, वो रेडी क्यू में है, तो रेडी क्यू से जब उसे एग्जीक्यूशन करना होगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो कहाँ पहुंचेगा? सीपीयू के पास, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ होगा? सीपीयू में. इस प्रोसेस का सीपीयू में अगर एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो चुका है तो वो टास्क क्या हो जाएगा? वो एंड हो जाएगा, या उस जॉब को हम एंड कर सकते हैं. और अगर वो नहीं हुआ है कंप्लीट तो दैट प्रोसेस विल बी स्वैप्ड आउट फ्रॉम द सीपीयू. तो ये प्रोसेस क्या है? स्वैप्ड आउट हो जाएगा. और ये क्या होगा? अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, इट मींस पार्शियली एग्जीक्यूटेड है. सो पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस यहाँ पर आप स्टोर कराओगे, और ये प्रोसेस जब वापस से आपका रेडी क्यू में जाएगा तो ये कहलाएगा स्वैप इन, राइट. सो देयर आर टू ऑपरेशन इन द स्वैपिंग, स्वैप इन एंड स्वैप आउट, राइट. और इसके अलावा रेडी क्यू से, रेडी स्टेट से आपका जो आईओ वेटिंग वाले प्रोसेस हैं वो भी आपके रेडी क्यू में आ सकते हैं. सो आईओ वेटिंग क्यूज होती है, उन क्यूज से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करना होता है, परफॉर्म करने के बाद वो आपके रेडी क्यू में वापस आ जाती है. सो यहाँ पर क्या है? एडिशन ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलिंग टू द क्यूइंग डायग्राम. क्यूइंग डायग्राम में जब आप मीडियम टर्म शेड्यूलर ऐड कर देते हो, ये उसका डायग्राम है, राइट. आईओ वेटिंग क्यू होती है और रेडी क्यू होती है. इसमें आपने क्या ऐड कर दिया है? मीडियम टर्म शेड्यूलर, क्योंकि हमने बात की थी मीडियम टर्म शेड्यूलर ही स्वैप इन और स्वैप आउट का काम करता है, राइट. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूट मच लेस फ्रीक्वेंटली. जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो बहुत लेस फ्रीक्वेंट वर्क करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम है? प्रोसेस क्रिएशन एंड ब्रिंगिंग, राइट. सो ये सबसे ज्यादा लेस फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे प्रोसेस आए जा रहे हैं. So long-term scheduler executes much less frequently. Long-term scheduler controls the degree of multiprogramming. Multiprogramming की degree को control करता है. If the degree of multiprogramming is stable, then the average rate of process creation must be equal to the average departure rate of the process leaving the system. अगर आपकी स्टेबल है मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री, तो जितनी रेट से प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं उतनी ही रेट से उन्हें डिपार्चर भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रोसेस सीपीयू का पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, बट वो प्रोसेस लीव नहीं हो रहा, या प्रोसेस लीव हुए जा रहे हैं, एंटर नहीं हो रहे, राइट. सो मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए. द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर may need to be invoked only when a process leaves the system.
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तभी आपका इन्वोक होता है जब प्रोसेस आपका लीव करता है, बिकॉज ऑफ लॉन्गर इंटरवल बिटवीन एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन में क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग इंटरवल आ जाता है. The long-term scheduler can afford to take more time to decide which process should be selected for execution. Long-term scheduler थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है ये डिसाइड करने में कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है. It is important that long-term scheduler make a careful selection. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली सेलेक्ट करे, राइट. ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर दो ही तरह के प्रोसेस को सिलेक्ट किया जा रहा है, राइट. जो प्रोसेस होते हैं वो या तो आईओ बाउंड होंगे या सीपीयू बाउंड होंगे, राइट. आईओ बाउंड कौन से प्रोसेस होंगे? आईओ बाउंड वो प्रोसेस होते हैं जो अपना आईओ करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट. कंप्यूटेशन करते वक्त या एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो आईओ के ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, दोज विल बी आईओ बाउंड प्रोसेस. एंड सीपीयू बाउंड इज व्हाट? सीपीयू बाउंड प्रोसेस जनरेट्स आईओ रिक्वेस्ट इनफ्रीक्वेंटली. आईओ रिक्वेस्ट बहुत लेस फ्रीक्वेंटली जनरेट करते हैं और अपना ज्यादा टाइम सीपीयू में डिवोट करते हैं, राइट. तो वो कहलाते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. दो तरह के प्रोसेस होते हैं. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसे इन दोनों का मिक्सचर सेलेक्ट करना चाहिए, आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड का. आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड का मिक्सचर क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो आईओ बाउंड ही में ही टाइम बिता रहा है, आईओ एक्टिविटी करने में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और ना ही प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ सीपीयू को टाइम दे. तो प्रोसेस सिलेक्शन जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है वो इस तरह से उसे करना चाहिए कि जो आपका प्रोसेस है वो इन दोनों के मिक्सचर प्रोसेस को सेलेक्ट करे, राइट. इन दोनों का मिक्सचर उसे सेलेक्ट करना चाहिए प्रोसेस को. So it is important that long-term scheduler selects a good process mix of IO bound and CPU bound. If all processes are IO bound, the ready queue will almost be empty. अगर सारे ही प्रोसेस IO bound होंगे तो रेडी क्यू में तो कोई होगा ही नहीं, सारे IO ऑपरेशन IO क्यू में होंगे, तो रेडी क्यू ऑलमोस्ट एम्प्टी होगी. एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू डू लिटिल, राइट. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत कम काम करेगा. इफ ऑल द प्रोसेसेस आर सीपीयू बाउंड, अगर सारे प्रोसेस सीपीयू बाउंड होते हैं फिर उस केस में आईओ वेटिंग क्यू विल ऑलवेज बी फ्री. जो आईओ वेटिंग क्यू है वो फ्री होगी. एंड डिवाइस विल गो अनयूज्ड, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो अनयूज्ड जाएंगी. एंड अगेन सिस्टम विल बी अनबैलेंस्ड. द सिस्टम विल बेस्ट परफॉर्मेंस, सिस्टम की बेस्ट परफॉर्मेंस कब होगी? इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब उसके पास हो, आईओ बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड का प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी. नाउ व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? The next topic is CPU scheduling. Now let us discuss that. What is CPU scheduling? CPU scheduling is what? It gives the answer to three basic questions. First question is, who will use CPU scheduling? Right? किसको use करना है? Where and when it will be applied? Where कहाँ apply होगी और कब apply होगी? So इन तीन questions के answer के लिए हम use करते हैं CPU scheduling, right? So who का मतलब है who will use the CPU scheduling to select one of the process from ready state. Ready state में जितने भी आपके processes हैं उन state से किसको आपको select करना है and who will use the CPU scheduling. ये किसका काम है? who से related कौन है? short term scheduler. short term scheduler का काम है कि वो किसी भी एक process को select करता है. Then next is where. Where का मतलब we apply CPU scheduling on ready state. The reply about we apply CPU scheduling on ready state, right? हम CPU scheduling कहाँ apply करते हैं? ready state पर. And when का मतलब किस प्रोसेस को कब टाइम देना है, कितने टाइम बाद उस प्रोसेस का नंबर आएगा, किस टाइम पर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. तो who, where and when. CPU scheduling gives the answer to these three questions: who, where and when. Who will use the CPU scheduling, where CPU scheduling will be used, and when CPU scheduling will be used. So there are two cases. The first case is when process leaving the running state goes to another state, then CPU scheduling is needed to bring out or to select one process from those available in ready state. There are two cases where when we should use the CPU scheduling. The first case is when a process goes from running to terminate state, run to waiting state, or running to ready state, right? And case one is when process leaving the running state goes to another state. रनिंग स्टेट से किसी अदर स्टेट में जाता है, तब केस वन है आपका. केस टू है
व्हेन प्रोसेस गोज फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट, वेटिंग से रेडी स्टेट में पहुंचता है, तब भी आपका सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई होता है। तो इन दो केसेस में आप सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो इन टू केसेस में जब आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट से किसी अदर स्टेट में जा रहा है या प्रोसेस वेटिंग स्टेट से किसी रेडी स्टेट में जा रहा है, उन दो केसेस में हम सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, but before that we will discuss case 3 also. Case 3 is when process moves from new to ready state. Every time a new process is created and go into the ready state, then CPU scheduling is needed to select high priority process for execution, right? So in तीन cases में आप CPU scheduling apply करते हैं. So CPU scheduling is what? It gives the answer to three question: when, who and where. So where का मतलब when आपका बताएगा कि कब के लिए मैंने तीन केसेस बताए, किन तीन केसेस में आप सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई करते हैं, हु कौन सा प्रोसेस यूज करेगा सीपीयू शेड्यूलिंग, एंड वेयर कहाँ यूज होगा, राइट? सो सीपीयू शेड्यूलिंग इन सब क्वेश्चंस का आंसर देता है. सो नाउ लेट अस डिस्कस शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट के रिस्पेक्ट में कितनी तरह के हमारे पास टाइम होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. The first one is arrival time. Arrival time is the time when process is arrived into the ready state is called arrival time of the process. जब भी process आपका ready state में आता है, वो time कहलाता है arrival time. Then next is burst time. Burst time is the time required by the process for its execution is called as burst time of the process. जब जितना भी टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है, या जितना भी टाइम, लेट्स से एक प्रोसेस है P1, वो अपना काम 10 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो वो उसका बर्स्ट टाइम कहलाएगा, राइट? देन नेक्स्ट इज कंप्लीशन टाइम. द टाइम व्हेन प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज कंप्लीशन टाइम. कोई प्रोसेस जितने भी टाइम में अपना टाइम कंप्लीट कर लेता है या अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वो उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कहलाता है. देन नेक्स्ट टाइम इज turnaround time. Turnaround time is the time difference between completion time and arrival time. So the time difference between completion time and arrival time is called as turnaround time, right? आपका completion time और arrival time का difference, right? इसको इस तरह से समझते हैं. Let's say एक स्टूडेंट क्लास में एंटर करता है, right? उसने 3 नैनोसेकंड पर एंटर किया, और एंटर करने के बाद उसने 10 नैनोसेकंड पर अपना वर्क फिनिश कर लिया. उसका जो कंप्लीशन टाइम है उस स्टूडेंट का, उसको एक क्वेश्चन दिया गया था, जब 3 नैनोसेकंड पर वो एंटर हुआ, उसको एक क्वेश्चन दिया गया था, असाइन किया गया था, उसने उस क्वेश्चन को 10 नैनोसेकंड कंप्लीट कर लिया. तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है और किस टाइम पर वो अराइव हुआ था, दोनों का टाइम डिफरेंस इज टर्न अराउंड टाइम. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम is the time difference between turnaround time and burst time. Turnaround time और burst time का difference कहलाता है आपका waiting time. और we can say amount of time process has been waiting in the ready queue. Ready queue में कितनी देर से process wait कर रहा है, that is also called its waiting time. And the last criteria is response time. It is what? It is the time difference between the first response and arrival time is called the response time. जिस टाइम पर प्रोसेस को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला और जिस टाइम पर वो अराइव हुआ था, उन दोनों का टाइम डिफरेंस आपका कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम. सो आई होप ये टाइम डिफरेंस आपको क्लियर होंगे. दीज आर द टाइम और वी कैन से शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज. ये टाइम्स आपके यूज होंगे. अभी हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहला पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो इस तरह से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो वहां पर इन टाइम का यूज होगा, या फिर वहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमने अभी टाइम डिस्कस किया है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वहां उन क्वेश्चंस में हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस से रिलेटेड. सो आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको क्लियर होगा. हमने यहाँ पर डिस्कस किया शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, different types of schedulers. So thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.